Good afternoon. Good afternoon, students. So today we discuss about stomach cancer. आज हम stomach cancer पढ़ेंगे. कल हमने पढ़ा था lungs cancer. इसके पहले हमने lungs cancer देखा था. ऑन्कोलॉजी की डिजीजेस चल रही है अभी, तो स्टमक कैंसर के बारे में जानते हैं. तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे. हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, रिस्क फैक्टर देखेंगे, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, और प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ठीक है. तो आओ सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं. तो स्टमक कैंसर, कैंसर का एक दूसरा पार्ट है. स्टमक कैंसर ये हमारे पेट के कैंसर को दर्शाता है, जिसमें जो गैस्ट्रिक जूस है और जो गैस्ट्रिक कैंसर है वो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है उनकी, ठीक है. मतलब जैसे पहले हमने देखा था कि मांस और टिश्यू का ज़्यादा फॉर्मेशन होता है मैलिग्नेंट कैंसर में, तो उस कंडीशन में इसमें अनकंट्रोलेबली ग्रोथ हो रही है, ठीक है. अब जो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है उसमें से 85% जो गैस्ट्रिक कैंसर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिन कार्सिनोमाज, ठीक है. जैसे कि मैंने डेफिनेशन में मेंशन किया है, एब्डोमिन कार्सिनोमाज का कहते हैं जिसमें जो एब्डोमिन की जो टिश्यू ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाती है, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है. और ये जो केस है स्टमक कैंसर का, इसमें 40% जो केस डेवलप होता है वो लोअर एब्डोमेन, जिसको हम पायलोरस कहते हैं. स्टमक के जो पायलोरिक स्पिंटर होता है, जो पायलोरिक पोर्शन होता है वहाँ पर डेवलप होता है. और 40% जो है मिडिल पार्ट जो एब्डोमेन का होता है वहाँ डेवलप होता है. और 15% जो होता है अपर पार्ट एब्डोमेन के अपर पोर्शन में होता है, जिसको हम कार्डिया भी कहते हैं, ठीक है. तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. ये था इंट्रोडक्शन, क्लियर हुआ. ओके, आफ्टर दैट वी कम टू द डेफिनेशन पोर्शन. तो इसमें क्या है कि जो डेफिनेशन पोर्शन है स्टमक कैंसर का, वो ये है कि स्टमक कैंसर इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रिक कैंसर, being when the cell in the stomach becomes abnormal and grow uncontrollably. मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो गैस्ट्रिक की जो एब्डोमेन की जो सेल है वो क्या हो रही है, एबनॉर्मल ग्रो कर रही है और अनकंट्रोल तरीके से ग्रो कर रही है, ठीक है. और इस केस में जो गैस्ट्रिक कैंसर है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोकार्सिनोमास, एडिनोकार्सिनोमास विच इज नोन एज एब्डोमिनल कैंसर, ठीक है, एडिनोकार्सिनोमास दैट अकर इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. ये कहाँ पे होती है, स्टमक के लाइनिंग पर. अब जैसे कि ये पोर्शन क्या है, ये स्टमक है, ये हो गया स्टमक और ये हो गया पायलोरस. यहाँ पे होता है पायलोरिक स्पिंटर. तो इस जगह पे 40% कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है अप्रोक्सीमेटली 40% कैंसर डेवलप इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज कॉल्ड पायलोरस, ठीक है. फिर इन मिडिल पार्ट बॉडी हम इसको बोलते हैं, ये वाला जो जितना पोर्शन है जहाँ पे रोएज रहता है दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल की बॉडी. और यहाँ पे 40% कैंसर यहाँ डेवलप होता है, ठीक है. उसके बाद 15% क्या कहा गया है, डेवलप कहाँ होता है कैंसर, कार्डिया में, ठीक है. तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कार्डियक स्पिंटर या कार्डिया पोर्शन होता है. यहाँ पे 15% कैंसर डेवलप होता है, राइट. तो ये थी इसकी डेफिनेशन. अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में. डेफिनेशन क्लियर हुई है ना. अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में. तो इसका रिस्क फैक्टर क्या है, किन किन कारणों की वजह से ये होता है. इसके रिस्क फैक्टर क्या होंगे, इन्फेक्शन ऑफ हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरियम. अगर
इसका रिस्क फैक्टर अगर इसका रिस्क फैक्टर इन्फेक्शन है हेलिकोबैक्टर पायलोरिक बैक्टीरियम की वजह से, ये हमारे स्टमक में ऑलरेडी होता है, ये एंजाइम्स रिलीज करता है, ठीक है। हेलिकोबैक्टीरिया जो होता है ये हमारे स्टमक में ऑलरेडी हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन कॉज कर दे तो उस क्या उस कंडीशन में स्टमक कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर क्या है? इन्फेक्शन ऑफ हेलिकोबैक्टीरिया वेक्टर। हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया। ओके, अब ये जो पायलोरी है, ये देखो मैंने जैसे बताया कि ये है स्टमक और ये होता है पायलोरिक स्फिंक्टर। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, ठीक है, जिजनम, है ना, इलियम, ठीक है, डिओडिनम, क्लियर। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये इस इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ये एंजाइम। ये क्या, इस बैक्टीरिया का काम क्या होता है? ये एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है, जो हमारे खाने को एब्जॉर्ब करने में, या गैसेस आती है ना, हम जो फीकल मैटर रिलीज करते हैं उसमें स्मेल क्यों आती है? इन एंजाइम्स की वजह से ही आती है। समझ में आया? फीकल मैटर मतलब स्टूल, जो हम मल जो पास करते हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये उसी बैक्टीरिया की वजह से। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर क्या है स्टमक अल्सर का? हाँ, ये इन्फेक्शन ऑफ हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया। देन सेकेंड इज अ डाइट ऑफ हाई कंजप्शन ऑफ स्मोक्ड एंड सॉल्टेड फूड। अगर आप ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी स्टमक कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो इसका दूसरा पोर्शन क्या है? अ डाइट ऑफ हाई इन कंजप्शन of smoked food, salted food। ओके, अगर आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हो तो उस कंडीशन में भी स्टमक कैंसर होने के चांसेस है। नेक्स्ट इज हाई कंजप्शन ऑफ रेड मीट। अगर आप लाल मांस ज़्यादा खाते हो उस कंडीशन में भी स्टमक कैंसर होगा। हाई कंजम्पशन, अगर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है रेड मीट का तो उस कंडीशन में भी कैंसर होगा। Then the fourth one is smoking and alcohol abuse। ओके, इस कंडीशन में भी स्टमक अल्सर होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज प्रीवियस स्टमक सर्जरी। अगर पहले कोई सर्जरी हुई है स्टमक की तब भी ये होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, then the sixth one portion is genetic or family history of stomach cancer। नेक्स्ट इज जेनेटिकली होता है ये, मतलब जन्म से जो अपने
पहले फोर फादर्स की हिस्ट्री लेके चल रहा हो, ठीक है, तो ये जेनेटिक में आ जाएगा। और इसका 7th पोर्शन क्या है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टमक कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ठीक है, तो ये सारे क्या है इसके रिस्क फैक्टर, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी। ओके, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं रिस्क फैक्टर में, सबसे पहले देखा कि मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। ठीक है, डाइट में अगर आप ज्यादा स्मोक्ड फूड खाते हो, मतलब ज्यादा मसालेदार फूड खाते हो, उस कंडीशन में हो सकता है। अगर आप हाई कंजप्शन कर रहे हो रेड मीट का, उस कंडीशन में हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज हो रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, उस कंडीशन में होगा। प्रीवियस स्टमक सर्जरी रहेगी, उस कंडीशन में होने के चांसेस है। जेनेटिक, ठीक है, जो आपके दादा परदादा से आ रहा है उसके वजह से, या फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी को हुआ हो तो उसकी वजह से आने के चांसेस हो सकते हैं। या ओबेसिटी, अगर वो ज्यादा मोटापा है, ज्यादा ओबीज है, तब भी हो सकता है क्योंकि खाना डाइजेशन नहीं होगा। और लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से भी स्टमक कैंसर होने के चांसेस पूरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये थे रिस्क फैक्टर। अब हम क्या देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इतना क्लियर हुआ ना किन किन कारणों की वजह से होता है ना। ठीक है, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं तो ये है एक तरीके के साइन एंड सिम्टम्स कि किस क्या क्या होगा, इसको होने की वजह से किन क्या क्या दिक्कतें आएंगी। ठीक है, जैसे स्टमक कैंसर हुआ तो क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं हम इसका। जो रिस्क फैक्टर है आप उसको इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर दोनों करके लिख सकते हो कि इन कारणों की वजह से ये कॉज हो रहा है। ठीक है, और अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम इनके क्या देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहला जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बताया गया है वो है स्टमक कैंसर कैन कॉज द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स, दैट इज डिस्कम्फर्ट और पेन इन द स्टमक एरिया। क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा and pain in the stomach area। ठीक है, दूसरा क्या होगा, क्या हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, और दर्द हो रहा है और डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, निगलने में दिक्कत होना। ठीक है, क्या हो रही है, उसको निगलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब नौशिया और वोमिटिंग होगा इसको। थर्ड, नौजिया एंड vomiting. Then fourth one is weight loss, feeling full or bloated after small meal, weight loss होगा। और थोड़ा सा भी कुछ खाने के बाद भी इसको क्या हो रहा है, ऐसा लग जैसे थोड़ा सा कुछ खाया तो उसको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा बोल्टेड लगेगा, भरा भरा लगेगा, है ना, फीलिंग फुल।
आफ्टर हैविंग स्मॉल मील। ठीक है, फिर वोमिटिंग होगी तो ब्लड के साथ आएगी, और स्टूल भी होंगे तो वो भी क्या होंगे, ब्लड के साथ। तो क्या लिखेंगे हम, वोमिटिंग विथ ब्लड एंड स्टूल विथ ब्लड। ओके, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वोमिटिंग भी हो रही है तो ब्लड के साथ हो रही है, और स्टूल भी पास होंगे तो खून के साथ, खून की उल्टियाँ भी होगी और मोशन भी ब्लड के साथ होंगे। ठीक है, अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग जिसको कहते हैं हम, उसमें क्या होगा, यहाँ पे 7th पॉइंट क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट इज, ये क्या है, पेट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, इनडाइजेशन होगा, हार्ट बर्न होगा, क्या होगा, इनडाइजेशन होगा, और हार्ट बर्न होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा इनको, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, अब लॉस ऑफ एपेटाइट क्या टर्म डिफाइन करता है, कि भूख ना लगना। भूख ना लगना मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट पर्सन को फील होगा। ठीक है, डायरिया होगा, फटिग होगा, आयरन डेफिशिएंसी होगी। 10th पॉइंट क्या है, डायरिया। देन 11th है फटिग, 12th है आयरन डेफिशिएंसी। क्यों आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड जितना लॉस होगा उसके कारण आयरन डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो ये थे रिस्क फैक्टर। क्या था पहला, डिस्कम्फर्ट एंड पेन, डिफिकल्टी इन swallowing, nausea and vomiting, weight loss, feeling full and bloated after having small meal, vomiting with blood, gastrointestinal bleeding, indigestion और heartburn, loss of appetite, diarrhea, fatigue और iron deficiency। अब इसमें डायरिया क्या है, डायरिया मैंने आपको पीडियाट्रिक में पढ़ाया हुआ इन डिटेल, आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। डायरिया में लूज मोशंस होते हैं, ठीक है, फ्लूइड लॉस होता है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, फटिग होगा उस कारण से, आयरन डेफिशिएंसी होगी क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना भूख ना लगना, खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर हो रही है, उसके साइन एंड सिम्टम्स में हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी की, फिर हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बाद, तो आइए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है स्टमक कैंसर की, कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल रिस्क और रिस्क फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर को ले लो। ठीक है, तो कैंसर कैसे हो रहा है, कोई भी इटियोलॉजी, जैसे अभी हमने इसमें ही पढ़ा कि इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि पाइलोरी बैक्टीरियम से, या डाइट हम स्मोक्ड ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब ज़्यादा मसालेदार खा रहे हैं, या हाई कंजप्शन ऑफ रेड मीट है ना, या ज़्यादा अल्कोहल अब्यूज़ कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इन कारणों की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे जो सेल है उनका एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है एबनॉर्मली, और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है। कहाँ पर, स्टमक में, इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक और स्टमक। ठीक है, जो कि क्या कॉज कर रहा है, विच कॉजेज डिस्कम्फर्ट एंड पेन इन द स्टमक, जो कि जिसके कारण क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है और पेन हो रहा है। ठीक है, स्टमक में, जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद क्या होता है, ये इन सारे कारणों की वजह से वहां पे कैंसरस सेल ग्रो होने लगी और वो कैंसरस सेल क्या डायग्नोस हो गई, स्टमक कैंसर में डायग्नोस हो गई। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ, स्टमक कैंसर हो गया यहाँ पर। क्लियर है, तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस और इसके मैनेजमेंट में। ठीक है, तो हम मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, जैसे अब जो भी कैंसरस डिजीज है जो कि मैलिग्नेंट होती है उनमें सब में सर्जरी होगी, क्योंकि हम अगर सिम्टम्स को हील करेंगे तो वो जो पर्सन है जो इससे सफर है वो इतना कैपेबल होना चाहिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की दवाइयाँ भी खाने के लिए। तो हम ज़्यादातर तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, पर इसके डायग्नोसिस में हम सर्जरी ही देंगे। तो सर्जरी और कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी देंगे। तो सर्जरी में मैनेजमेंट में क्या लिखेंगे हम, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि मैनेजमेंट है ना हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मैनेजमेंट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहला आता है मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा आता है अपना सर्जिकल मैनेजमेंट, और तीसरा आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहला जो मेडिकल मैनेजमेंट है इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ उसके इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। मेडिकल मैनेजमेंट, कैंसर डिजीज डजंट हैव एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इट नीड्स सर्जरी टू रिमूव और कट द सेल ग्रोथ। ठीक है, तो ये इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होते हैं। जो इसके सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, जो इसके सिम्टम्स बता रहे हैं, उन्हीं सिम्टम्स को हम क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। ठीक है, हम कैंसर को हील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम उनके सिम्टम्स को डिप्रेस कर रहे हैं, वो भी वो पूरे डिप्रेस नहीं होते हैं, हम उनको रिमूव नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या देखेंगे कि 2 तरह की सर्जरी होती है, एक होता है गैस्ट्रोडियोडेक्टॉमी, गैस्ट्रोडियोडेक्टॉमी। ठीक है, और दूसरा होता है गैस्ट्रोजिजनोटॉमी, गैस्ट्रोजिजनोटॉमी। अब इसमें ड्यूडेक और जिजनो जो टर्म डिफाइन है वो रिलेटेड टू जजनम और डियोडिनम, ये 2 चीज जो है स्पेसिफिक, जैसे कि ये हो गया स्टमक, ये हो गया स्टमक। ठीक है, अब ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ये जो डियोडिनम है वो तो यहाँ आ गया, ये हो गया डियोडिनम। ठीक है, और ये मिडिल जो है वो है जिजनम। अगर आपको पाइलोरिक्स में कैंसर हुआ है तो आपका ये जो डियोडिनम वाला पोर्शन है ये कट करके सर्जरी के थ्रू रिमूव करके जिजनम से ये पाइलोरिक स्पिंटर को जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर आपकी ये सेकेंड वाली सर्जरी है गैस्ट्रोजिजनोटॉमी, तो इसमें क्या होगा, जिजनम को काट के इलियम से जोड़ देंगे, मतलब डियोडिनम के बाद थर्ड पोर्शन क्या है, इलियम, तो डियोडिनम को इलियम से जोड़ देंगे। समझ में आया? तो ये वाला, ये जो टॉमी मतलब इतने पोर्शन को रिमूव कर देना। ठीक है, तो ये 2 तरह की सर्जरी होगी जिसमें से हम ये पोर्शन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर? अब हम सर्जरी के अलावा क्या कर सकते हैं, कीमोथेरेपी करेंगे और रेडिएशन थेरेपी करेंगे। कीमोथेरेपी as well as what we have done, radiation therapy.
ठीक है, तो ये है इसके मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ये, हाँ अब हम बात करते हैं अगर इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, जो डायग्नोसिस में आता है, तो हम इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब सीटी, एमआरआई, ठीक है, एक्सरे, फिर लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में आ जाएगा आपका सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, इसमें आरबीसी आएगा, डब्ल्यूबीसी आएगा, ठीक है, तो ये सारे लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, ठीक है, स्टूल टेस्ट करेंगे, और भी जो कैंसर रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट हम यहाँ पर करेंगे। क्लियर? तो ये था मैनेजमेंट। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, आफ्टर सर्जरी और बिफोर सर्जरी, ठीक है, सर्जरी के पहले, आफ्टर और बिफोर, तो प्री और पोस्ट दोनों के नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है, कि पेशेंट को हमें क्या करना है सर्जरी में ले जाने से पहले और सर्जरी से ले जाने के बाद, सर्जरी से आने के बाद पेशेंट को हमको क्या देना है, क्या नहीं देना है, कौन सी डाइट देनी है, ठीक है, अगर न्यूट्रिशन लैक ऑफ उसको फ्लूइड है तो वो इनटेक करना है, ठीक है, एंशियस है तो उसकी एंजाइटी रिमूव करनी है, उसको कौन सी पोजीशन देनी है। क्लियर? तो ये सारा हम किस में करते हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, ठीक है, लिख लिया, बता दो। अब हम बात करते हैं इसका लास्ट, प्रिवेंशन। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर को? तो कैसे कर सकते हैं प्रिवेंट कैंसर को? क्या ऐसा करें जिसमें हमको लगे कि ये इससे प्रिवेंट हो सकता है? देखो, हमेशा जब भी जो इटियोलॉजी में लिखते हैं हम, ठीक है, जो इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर में लिखते हैं, जो पॉजिटिव एजेंट हमको जो जिन कारणों की वजह से ये हो रहा है उन कारणों को हटाना है ना, तो कैसे हटाएंगे? जैसे कि प्रिवेंशन में हमने लिखा सबसे पहले अल्कोहल जो है, अल्कोहल जो है उसका कंजप्शन नहीं करना है, उसको कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। दूसरा चीज हम क्या करेंगे? उनको अवेयर करेंगे। क्या करेंगे? अवेयर करेंगे। तीसरा क्या करेंगे? उनको क्या बोलना है कि स्मोक्ड और अगर आप बहुत ज्यादा मसालेदार खाते हो तो वो आपको नहीं खाना, आपको सॉफ्ट और बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है। क्या करनी है? सॉफ्ट और बैलेंस डाइट रिकमेंड करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ चीज हम क्या करेंगे? हम उनको एक्टिविटी के लिए बोलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकली वो एक्टिव रहें ताकि खाना क्या हो सके? डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी प्रिवेंशन के अंदर। क्लियर? अब हम इसको समराइज करते हैं। ये खत्म हो गया, ओरल स्टमक कैंसर हमने खत्म कर दिया। अब उनको इसको हम समराइज करते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा? स्टमक कैंसर पढ़ा, स्टमक कैंसर में इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि स्टमक कैंसर क्या है? एक नॉन अनकंट्रोल ग्रोथ से होता है स्टमक के अंदर, जिसमें क्या हो रहा है? गैस्ट्रिक कैंसर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडिनोकार्सिनोमास बोलते हैं, जो कि स्टमक की लाइनिंग में होता है, जिसमें से 40% ये कहाँ पर होता है? पाइलोरस में, ठीक है। फिर 40% ये मिडिल जो स्टमक की बॉडी होती है वहाँ होता है, और फिर 15% ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्डिया में। ओके, देन आफ्टर दैट हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। तो रिस्क फैक्टर में जो इन्फेक्शन है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से हो सकता है, ज़्यादा मसाले खाने की वजह से हो सकता है, ठीक है, हाई कंजप्शन ऑफ रेड मीट की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग और अल्कोहल अब्यूज़ करने की वजह से हो सकता है। इन कारणों की वजह से ये
हो सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने क्या देखा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, फिर डिफिकल्टी हो रही है सॉलोइंग में, नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, फीलिंग ऑफ फुलनेस लग रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें हमने किस में देखी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। आफ्टर दैट हमने क्या देखा, पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में हमने स्टेप बाय स्टेप क्या देखा, किसी भी इटियोलॉजिकल और रिस्क फैक्टर की वजह से किस तरीके से कैंसर कॉज हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है उसकी वजह से, कैसे ग्रो हो रही है वहां पे, है ना। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट में हमने क्या देखा, सॉरी इसके पहले हम डायग्नोसिस देखेंगे। डायग्नोसिस मैंने मैनेजमेंट के बाद बताया था, तो पहले डायग्नोसिस आता है फिर मैनेजमेंट आता है। तो डायग्नोसिस में हमने क्या देखा कि लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, सीटी होगा, एमआरआई होगा, एक्सरे होगा, ठीक है। और लेबोरेटरी टेस्ट में पूरे आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज देखने के लिए बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सर्जरी होगी, सर्जरी में जितने गैस्ट्रेक्टोमी जितनी होती है, जैसे कि हमने देखा गैस्ट्रो ड्यूडेनेक्टोमी है और दूसरा गैस्ट्रोजिजनेक्टोमी है। तो गैस्ट्रो ड्यूडेनेक्टोमी में डिओडिनम को सीधा मतलब जो पैलोरिक स्फिंक्टर होता है वहां से जोड़ देते हैं, है ना। और जिजनेक्टोमी में सीधा जिजनम को हटा के क्या होता है, इलियम से और डिओडिनम को एक दूसरे को जोड़ देते हैं। क्लियर, ऐसा। तो ये सारी चीजें हमने मैनेजमेंट में देखी सर्जरी की, ठीक है। और फिर हमने देखा कीमोथेरेपी के बारे में, रेडिएशन थेरेपी के बारे में। फिर मैंने आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में बताया कि नर्सिंग मैनेजमेंट प्री और पोस्ट ऑपरेटिव में बनाएंगे, ठीक है, कि क्या पेशेंट को देना है सर्जरी के पहले, क्या नहीं देना है सर्जरी के बाद, है ना। तो ये सारी चीजें हमने उसमें देखी। नेक्स्ट हमने क्या देखा, प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट करना है, अल्कोहल कंजप्शन के लिए मना करना, उसको अवेयर कराना है, उसको बताना, उसका लैक ऑफ नॉलेज है तो उसको फुलफिल करना है ना। सॉफ्ट और बैलेंस डाइट के लिए रिकमेंड करना है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए बोलना है जिसके कारण इंडाइजेशन ना हो, ठीक है। तो ये आज का इतना टॉपिक था, आज ये हमने कंप्लीट किया। कल हम पढ़ेंगे कोरेक्टल कैंसर, मतलब कॉलॉन कैंसर जिसको हम बोलते हैं। कॉलॉन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जो कैंसर्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।